Hello students, today we are going to start our new chapter of English and that is glimpse of the past। तो देखिएगा हमारा ये नया चैप्टर है जिसमें हम हमारे इतिहास की जरा सी झलक देखेंगे और पता लगाएंगे कि किस तरीके से जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने कष्ट पा करके हमारे लिए जो देश है वो आज़ाद कराने की कोशिश की और इस आज़ादी को आज की डेट में हम बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है। तो उन्होंने जो बलिदान दिया हमारे लिए उसको हमेशा याद रखना चाहिए हमें। लेकिन अभी फ़िलहाल हम उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। जो मन में आया अपने देश को बोलते हैं, जो मन में आया पूर्वजों को बोलते हैं। जबकि आज जो भी हम हैं वो हमारे पूर्वजों के बलिदान की वजह से ही है। तो उनका सम्मान करना बेहद ज़रूरी है। और देखिएगा जैसे भी कोई भी व्यक्ति इतिहास भूल करके चलता है तो आज नहीं तो कल उसको दोबारा से इतिहास को दोहराना पड़ता है। दैट मीन्स उसको वही सारी कष्ट और वही सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जो कि पूर्वजों ने झेली। तो ये चैप्टर बड़े प्यार से पढ़िएगा और समझ के पढ़िएगा और फील करिएगा कि किस तरीके से जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने बड़े हार्श कंडीशंस में वो रहे और लेकिन अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, अपने देश को आज़ाद कराने की कोशिश की। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो है हालांकि इंग्लिश का चैप्टर लेकिन हम इसमें इतिहास की एक झलक भी देखेंगे। पता होना चाहिए। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू आवर चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट यानी कि इतिहास की झलक। Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। तो देखिएगा करीब 100 साल के इतिहास की जानकारी है या इतिहास की झलक दिखाई गई है हमारे देश की इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर करीब 1757 से लेके 1857 के बीच में जो जो मुख्य घटनाएं हमारे भारत के इतिहास में हुई उसके बारे में जानकारी दी गई है। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to event known as First War of Independence in 1857। तो देखिएगा ये जो पिक्चर्स दिए हुए हैं या जो पिक्चर बबल्स होते हैं यानी कि जब हम बोलते हैं तो उसको बोलते हुए दिखाने के लिए बबल्स का इस्तेमाल करते हैं ना। एक छोटे से स्पेस में कुछ चीज़ें लिख के दी जाती हैं बबल्स के रूप में, तो उन्हें बबल स्पीच कहा जाता है जिससे कि पता लगता है कि वो बोल क्या रहा है। ठीक है। तो अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे पूरी तरीके से आप पाएंगे कि इस चैप्टर में बहुत सारे पिक्चर्स हैं, साथ के साथ स्पीच बबल्स हैं जो कि आपको समझाते हैं उन परिस्थितियों के बारे में दैट लेड टू इवेंट नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि जिसकी वजह से हमने जो पहला युद्ध लड़ा था 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ, पहली आज़ादी की जो लड़ाई है। ठीक है। तो उसकी खास समस्या यानी कि ऐसी क्या समस्याएं रही या क्या ऐसी कंडीशन पनपी जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो हमने आज़ादी का युद्ध लड़ा था वो 1857 में लड़ा है, ऐसा बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है यानी कि इतिहासकारों का मानना है। वहीं पे अगर आप सीबीएसई का सिलेबस पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 1857 में जो लड़ाई हुई वो उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि वो तो सिर्फ और सिर्फ जो लोग थे, नाराज़गी थी, लोगों का जो विद्रोह था उसकी वजह से हुआ था। यानी कि जो आपके अंग्रेज़ हैं उन्होंने हमारे पर इतने अत्याचार किए कि लोगों को एट लास्ट उनका सामना करना पड़ा। ठीक। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही था। क्यों? क्योंकि ये पहली बार था जब भारत के हर तबके का आदमी लड़ने के लिए सामने आया और शायद जीत भी जाते अगर हमारे बीच कुछ विभीषण ना होते। ठीक। यानी कि अगर अंग्रेजों की जी हजूरी करने वाले कुछ लोग ना होते तो शायद अंग्रेजों को पता भी नहीं लगता और रात के रात ये साफ हो जाते। लेकिन अफसोस कि हमारे देश के साथ समस्या हमेशा से ये रही है कि बाहर वालों से इतना खतरा नहीं रहा जितना हमें हमारे अंदर वालों से खतरा रहा है। यानी कि देश के अंदर ही ऐसे गद्दार पनपे हैं, पले हैं और बड़े हुए हैं और बड़े पदों पर बैठे हैं जिन्होंने ऐन वक्त पे हमें धोखा दिया है और उसके लिए उसकी एक गलती की वजह से जो हमारी पूरी पब्लिक है, पूरी जो जनता है, उसने उन चीज़ों को झेला है। ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं। द मार्टायर्स। तो मार्टायर्स कौन होते हैं? जो लोग अपना बलिदान दे देते हैं, जिन्हें हम शहीद बोलते हैं। ठीक है, तो शहीदों के बारे में बात हो रही है। तो एट अ फंक्शन इन दिल्ली, की दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा था। आप देख सकते हैं पिक्चर में आपके जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, साथ में लाल बहादुर शास्त्री भी हैं, और साथ के साथ यहाँ पे ये इंदिरा गांधी भी हैं। तो उस सभा में एक महिला जो कि स्पीच दे रही थी, वो बोल रही थी, ओ माई कंट्रीमैन, लेट्स योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टायर्स। तो क्या कह रहा है कि मेरे देश के लोगों, अपने आंखों में भर लो आंसू। ठीक है, और याद करो वो कुर्बानी जो हमारे शहीदों ने दी थी। तो अगर आपको याद हो तो एक गाना है हमारा हिंदी में, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, है ना। तो शायद ये वही शब्द हैं, या फिर इन्हीं शब्दों से वो जो गाना है वो बनाया गया था। तो सभा में लोगों को संबोधित करते हुए जो महिला है वो बताती हैं कि जो आज़ादी हमें मिली है, ये फ्री में नहीं मिली है, इसके लिए हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो वो जो फीलिंग है हमेशा अपने मन के अंदर बनाए रखना। तो देखिएगा, ये वो सारी महान विभूतियां हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया है। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ और पिक्चर्स भी होनी चाहिए थी जिन्होंने अपनी जानें दी हैं। ठीक है, तो कुछ हद तक हमारे इतिहास ने भी और लोगों ने भी अन्याय किया है, सब बहुत सारे लोगों के साथ जिन्होंने अपनी जानें दी है देश के लिए। तो देखिएगा, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, तो यानी शुरुआत होती है कंपनी की जीत के साथ, यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी, या पहले इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता था। यानी कि जब अंग्रेज आए थे हमारे देश में तो व्यापारियों के रूप में आए थे, व्यापार करने आए थे। लेकिन हमारे देश की चकाचौंध और पैसा देख करके वो यहीं बस गए, और किसी न किसी तरीके से ऐसी सिचुएशन बनाई जिसमें वो हावी हो सकें और ज़्यादा लाभ कमा सकें। तो इसकी शुरुआत 1757 से हो गई थी, यानी कि कंपनी ने जब मूड बनाया कि हम इनको हरा सकते हैं, जीत सकते हैं। ऐसा होने के लिए उनको करीब 500-600 साल इंतज़ार करना पड़ा है। एक्चुअल में अंग्रेज़ जो है हमारे इंडिया में 1200 ईस्वी से ही आ रहे हैं। 1200 जो आपका सन था तभी से आ रहे थे और व्यापार कर रहे थे। लेकिन वो उतने संपन्न और ताकतवर नहीं थे जितने हम थे। तो धीरे धीरे कर करके उन्होंने हमारी चीज़ें समझी, और वो भी थोड़ा सा टेक्निकली एडवांस हुए। 1757 आते आते उनकी ताकत काफ़ी बढ़ गई थी, और उनका जो रसूख है इंडिया में वो भी काफ़ी बढ़ गया था। तो अब वो किसी सिचुएशन में अंग्रेज पहुंच चुके थे कि वो क्या कर सकते थे, हमारे ऊपर हमला कर सकते थे, हमारे राजाओं को हरा सकते थे। तो देखो इन्होंने ये कितने धूर्त किस्म के प्राणी रहे होंगे जो व्यापार करने आए, लेकिन 600 साल तक इंतजार भी किया कि भाई मौका मिले तो मारूं। ठीक, तो हुआ क्या, 1757 आते आते विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी। कि जैसे ही अंग्रेज जो हैं वो थोड़े से ताकतवर हुए और उनके जो हथियार हैं हमसे बेहतर हुए, तो उन्होंने क्या किया, अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे भारत के ऊपर कब्जा शुरू कर दिया। यानी कि 18वीं शताब्दी के शुरुआती पलों में उन्होंने धीरे धीरे से इंडिया के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो देखिएगा, अगर आप ये पिक्चर देखें तो पिक्चर में देखेंगे जो येलो पार्ट है ये इंडियन प्रिंसेस का था, यानी कि भारतीय राजाओं का था। वहीं पे जो पिंक कलर का जो टेरिटरी है, पार्ट है, वो अंग्रेज़ों के हत्थे चढ़ गया था। ये जो हिस्सा है इन्होंने बड़े आसानी से हासिल कर लिया था, सिर्फ और सिर्फ हमारे भारतीय लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज बहुत ज़्यादा सुपर पावर्ड लोग थे, या फिर वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे। देखिएगा, इंडिया में उन्होंने जितने भी युद्ध जीते हैं बहादुरी के बल पे नहीं, धूर्तपन के यानी कि लेवल पे जीती हैं। यानी कि चालाकी और धोखेबाजी करके जीती है। आमने सामने लड़के तो हमारे राजाओं ने इनका मुंह तोड़ा था। ठीक, और फिर दूसरा, हमारे ही देश के राजाओं ने दूसरे राजाओं को धोखा दिया। तो इसी वजह से वो हमारे देश पे कब्जा कर पाए। ये सबसे बड़ी बात जो है हमारे समझने की है। वरना इनकी औकात नहीं थी कि इंडिया में घुसे और इंडिया के राजाओं को हरा करके उनके ऊपर कब्जा कर सकें। ठीक है, वो तो हमारे ही लोगों ने हेल्प करी। तो देखिएगा, यहीं पे इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, कि जो हमारे
राजा महाराजा थे जो भारत के, वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड थे। शॉर्ट साइटेड वो होते हैं जो अदूरदर्शी होते हैं, यानी कि दूर का नहीं सोच पाते। ठीक, तो यानी कि कुछ क्षणिक फायदों के लिए जो हमारे राजा महाराजा थे, उन्होंने कुछ ऐसी ऐसे काम किए जिसका फायदा अंग्रेजों को मिला। अब वो कैसे? जैसे कि दैट अपस्टार्ट राजा बैह कॉल द इंग्लैंड मर्चेंट दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। तो यानी कि हमारे राजा महाराजा जो थे वो एक दूसरे से इतना चिढ़ते थे, ऐसा जलते थे, जैसे ही किसी राज्य का राजा मरता था या फिर कोई नया राजा बनता था, तो दूसरे राजाओं को ऐसा लगता था यार नया नया आया है, इसको तो कुर्सी से हटाई जा सकती है और उसकी कुर्सी पे कब्जा किया जा सकता है, नहीं उसके राज्य पे कब्जा किया जा सकता है। तो हमारे राजाओं ने अंग्रेज जो मर्चेंट्स आए थे, यानी कि जो व्यापारी आए थे, उनसे हेल्प मांगनी शुरू कर दी कि भाई तुम हमारे साथ चलो और दूसरे राजा को हराने में हमारी हेल्प करो। तो हमारे में तो शुरू से ही एकता नहीं थी, तो एकता नहीं होगी तो दूसरा तो फायदा उठाएगा, और वही अंग्रेजों ने किया था। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। और ये लड़ाइयाँ इस लेवल पे थी, यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन लड़ाई होती थी, तो लोग बड़े दुखी थे युद्धों से। ठीक है, क्योंकि लगातार एक राज्य दूसरे राज्य पे, दूसरा राज्य तीसरे राज्य पे, इस तरीके से हमला करता रहता था, यानी कि एक दूसरे से लड़ लड़ के मरे जा रहे थे। ठीक, the rivalry helped the East India Company and it could easily subdue Indian prince one by one। तो ये जो राइवलरी थी हमारे राजाओं के बीच में, आपसी दुश्मनी जो थी हमारे राजाओं के बीच में, उसका फ़ायदा उठाया आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी कि जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने बड़ा इसका फ़ायदा उठाया। देखिए, व्यापार करने आई कंपनी है, अब युद्ध लड़ रही है। ठीक है, तो उनके हौसले कब इतने, यानी कि आपके घर में कोई सामान बेचने आए, वो तब तक शेयर बनने की कोशिश नहीं करेगा जब तक आपके घर का कोई बंदा उसकी हेल्प नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पे भी यही हुआ कि जो हमारे इंडियन प्रिंसेस थे, हमारे जो राजा थे, वो आपस में इतने एक दूसरे के शत्रु थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई हमारे भारतीय राजाओं को एक एक करके हराने में। ऐसे ही ए फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल डाइड फाइटिंग। तो देखिएगा, मैं सिर्फ टीपू सुल्तान का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे राजा महाराजे हुए जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी थी अंग्रेज़ों को। ठीक है, लेकिन चूंकि टीपू सुल्तान का जो मैसूर था काफ़ी बड़े राज्यों में से था, यानी लगभग पूरे साउथ इंडिया पे इनका शासन था, और इन्होंने ज़बरदस्त टक्कर दी थी। यानी ये उन राजाओं में से थे या आखिरी राजाओं में से थे जिन्होंने ज़बरदस्त टक्कर दी थी अंग्रेज़ों को। लेकिन इनसे भी ज़बरदस्त थे इनके पिता, जिनका नाम हैदर अली था। उन्होंने दो दो बड़े युद्ध अंग्रेजों को बहुत बुरी तरीके से हराया था, यानी कि इतनी बेइज्जती करी थी उनको हरा करके, यानी कि अंग्रेजों के इतिहास के काले पन्ने कह सकते हैं आप। ठीक, इतना बुरा हराया था। इवन जो आपके टीपू सुल्तान हैं, इन्होंने भी बुरी तरीके से इनको अंग्रेजों को हराया था, और तब ये माफ़ी मांग कर करके और चप्पल छोड़ छोड़ के भागे थे मैदान से। ठीक, फिर क्या किया, इन्होंने मराठाओं को पकड़ा और कुछ मुस्लिम जो रूलर्स थे उनको पकड़ा और उनको साथ लिया और कहा कि भाई अपन सब एक काम करते हैं, मिल करके युद्ध लड़ते हैं, मैसूर पे कब्जा करते हैं, कुछ हिस्सा आप रख लेना, कुछ हिस्सा आप रख लेना और कुछ हिस्सा हम रख लेंगे। तो इस तरीके से हमारे ही देश के दूसरे राजाओं और सुल्तानों को साथ में लिया और उन्होंने आखिरकार मैसूर पे तीन तरफा हमला किया, जिसमें टीपू सुल्तान जो हैं वो हार गए और उनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। ठीक, अदरवाइज ये सिर्फ अंग्रेज चाहते तो कभी नहीं जीत पाते उनसे। ठीक, ऐसे ही मराठों के साथ बाद में हुआ, जहां इन मराठों ने, हमारे ही देश के लोगों ने हमारे ही देश के राजा को हराने में हेल्प करी, बाद में जब अंग्रेजों ने बाकी सब पे कब्जा कर लिया तो फिर मराठों का नंबर उन्होंने ही लगा दिया। ठीक, तो बड़ी गजब कहानियां हैं, यानी कि शुरू में आप अंग्रेजों का साथ ले रहे हैं और बाद में अंग्रेजों ने आपके ही पैर काट दिए। ठीक, थैंक गॉड द आप क्या कह रहे हैं, हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट। तो धीरे धीरे क्या था कि अंग्रेजों ने लगभग सारे देश पे ही कब्जा कर लिया था। कुछ हिस्से अब भी उनके आउट ऑफ रीच थे, जिनके ऊपर ये कब्जा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी बड़ा हिस्सा जो है इंडिया का इनके कब्जे में आ चुका था। अब हमारे देश के अंदर दो धड़े बने हुए थे, यानी दो तरह के लोग थे। उनमें से कुछ तो ऐसे थे चापलूस टाइप के थे और अंग्रेजों के बड़े तगड़े भक्त थे। वहीं पे कुछ ऐसे थे जिनको ये बिल्कुल गवारा ही नहीं हो रहा था कि यार ये अंग्रेज जो है हमारे देश में आ कैसे गए। तो उनकी सोच क्या थी, देखिए। तो एक तरफ क्या कह रहा है, थैंक गॉड देयर इज अ पीस इन कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स। कह रहा कि हे भगवान आपका शुक्रिया
कि अब देखो देश में कितनी शांति बनी हुई है, कोई युद्ध नहीं लड़ना और ना ही कोई लुटेरा हमें लूटता है। ठीक, पहले तो क्या था, इधर उधर जाते थे तो ये जो डाकू वगैरह होते थे लूटपाट किया करते थे, तो अंग्रेजों के आने के बाद ये चीज़ें बंद हुई। ठीक, इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। तो यहाँ ये महाराज तो क्या कह रहे हैं कि ये तो भगवान है जिन्होंने अंग्रेजों को भेज दिया, वरना हम तो बर्बाद हो जाते। देखो ऐसे ऐसे बेवकूफ़ भरे हुए थे हमारे देश के अंदर। और वहीं पे ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, कि हमारी किस्मत इनसे जुड़ी हुई है। अजी साहब, जिन लोगों ने आपसे सीखा आज आप उसी के पिछला गो रहे हैं। तो ये है देखो कहानी, है ना। वहीं पे दूसरे जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, व्हाइट मैन हैज किल्ड एंड डिथ्रोन्ड आवर किंग, कि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये जो गोरे लोग हैं इन्होंने हमारे राजा को मार दिया या फिर उसको गद्दी से हटा दिया। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। वहीं पे कुछ लोगों का ये मानना था, चलो बात मान ली कि हमारा राजा अच्छा नहीं था या कुछ राजा अच्छे नहीं थे, लेकिन थे तो अपने ही, थे तो इसी मिट्टी से बिलोंग करने वाले। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। तो वहीं पे कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई हमारे देश का राजा होता चाहे अच्छा बुरा होता जैसा होता झेलते, लेकिन अब तो हम विदेशियों के शासन में हैं, यानी कि हम क्या बन चुके हैं, अंग्रेजों के या बाहरी लोगों के गुलाम बन चुके हैं। तो देखिएगा दो अलग सोचें जो हैं धीरे धीरे पनपी हमारे देश में। वहीं थर्ड पोर्शन में क्या कहता है, ब्रिटिश रूल, कि अब अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया था, वो करीब 1765 से लेके 1836 के ड्यूरेशन में था और काफ़ी बड़े रीजन पे इन्होंने कब्जा कर लिया था यहाँ पे ना। ठीक है, तो रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, और ऊपर से सोने पे सुहागा वाली बात, यानी कि वैसे ही बर्बादी देश की हो रही है और ऊपर से हमारे जो धार्मिक गुरु थे वो नए नए आइडिया ले लेके आ रहे थे, जिसकी वजह से समाज और बढ़ रहा था। जैसे कि अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत, कि मैं बड़ा तू छोटा, तू दूर हट, मेरा हाथ मत लगाई, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, यानी कि ये समस्या। चाइल्ड मैरिज, यानी कि बाल विवाह, यानी बच्चे जो छोटे छोटे होते तभी उनकी शादियां करने की सिस्टम शुरू हो गया। यानी कि देखिएगा अंग्रेजों के आने के तुरंत बाद से ही हमारे देश में कुछ कुप्रथाएं शुरू हो गई थी, जो कि आगे चल करके हमारी जनता को आपस में लड़वाने वाला था। एनीवन हु क्रॉसेस द सी लॉसेस हिज रिलीजन। अब हमारे कुछ धार्मिक गुरुओं का कहना था कि यदि कोई व्यक्ति समुद्र पार करता है तो वो भ्रष्ट हो जाएगा, यानी कि उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, फिर वो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा। तो ये स्थिति थी भाई देखो समझदार लोगों की। ठीक, वहीं पे कुछ तो पता नहीं शायद अफीम या गांजा सुल्फा सुलगा करके बैठे हुए थे। वो क्या कह रहे थे, ऑल द मिजरीज इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमन, कि दुनिया में जितने भी दुख दर्द हैं सिर्फ औरतों की वजह से हैं। तो ये तो पता नहीं कोई सस्ता माल फूक के बैठा था भाई। क्यों? क्योंकि देखिएगा जो भी समस्याएं क्रिएट किए हमेशा आदमियों ने किए। युद्ध किसने लड़े? आदमियों ने लड़े। गुलाम किसने बनाए? आदमियों ने बनाए। नए नए नियम कायदे कौन लेके आए? आदमी लेके आए। तो इसमें बेचारी औरत का क्या काम? तो मेरे ख्याल से इस भाई को किसी एलियन ने पैदा किया होगा, किसी औरत ने पैदा नहीं किया होगा, क्योंकि अगर ये किसी औरत की औलाद होता तो कभी इस तरह की बकवास करता नहीं। ठीक, चलिए जो भी है सोच है लोगों की। और देखिएगा इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट आया हमारे देश की औरतों के ऊपर कि उनकी आज़ादियाँ छिन गई, पढ़ने लिखने पे पाबंदी लग गई, यहाँ तक कि एक टाइम का खाना भी वो भरपेट नहीं मिलता था हमारे घर की महिलाओं को। ठीक है, तो ये बहुत बुरा समय था इतिहास का हमारा। लेकिन देखिएगा कभी कभी कुछ बुरी चीज़ें अच्छे के लिए होती हैं। ठीक, तो उसका बाद में हमें रिजल्ट भी मिला है। देखिए आज देखिएगा औरतें किस लेवल पे पहुंच गई हैं। वो एस्ट्रोनॉट्स बन गई, डॉक्टर्स बन गई हैं, आर्मी में हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठी हैं। हमारे देश में तो हम तो और ज़्यादा गौरव कर सकते हैं कि दुनिया की सबसे पहली जो प्रधानमंत्री है वो हमारी है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। जबकि जो गोरे जो ज़्यादा अपने आप को समझदार समझते हैं उनके पास अमेरिका में आज तक कोई महिला प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी है। ठीक, खैर जो भी आगे चलते हैं। द ट्रुथ वाज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट। तो हकीकत तो यह है कि गुलामी की इतनी आदत हो गई थी और लालच और पैसे का और दूसरे अंग्रेज बनने का जो हमारा मेंटल सेट था, उसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे जो भारत के लोग हैं उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट ही खो दी, यानी कि अपना आत्मसम्मान ही खो दिया। यानी हम हमारी जड़ें खोदते जा रहे थे। द ब्रिटिश कॉन्ड देम, और अंग्रेज हर मौके पे ऐसी बुरी बेइज्जती किया करते थे अंग्रेजों की जैसे कि हम जानवरों की भी नहीं करते हैं। और उसमें भी क्या होता था, अंग्रेज इंडियंस के सामने ही बेइज्जती कर रहे होते थे। जैसे कि ये भाई कह रहा है, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, कि जो इस देश के लोग हैं इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, इनमें ईमानदारी नाम की चीज़ नहीं है।
अरे भाई, आदमी अपने देश के प्रति यानी कि ईमानदार नहीं होगा तो क्या किसी बाहर से आए आदमी की तरफ ईमानदार होगा? तो ये तो उल्टा बेवकूफ़ है। उल्टा इसको ये बोलना चाहिए था कि यार यहाँ के लोग कैसे हैं, देखो अपनी मिट्टी से कितना प्यार करते हैं, कितने ईमानदार हैं। तो प्यार से ये इंडियंस को डील करते तो शायद ये अच्छे से अभी भी शायद रह रहे होते। लेकिन बेवकूफ़ों ने बेवकूफ़ी करी। तो ये लोग थे, ये इनका ये मानना था कि भारत के लोगों पे विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि ईमानदार नहीं होते, यानी कि बेईमान है, सीधे तौर पे कह रहा है। तो वहीं पे हमारे चापलूस इंडियन क्या कह रहा है? ट्रू, योर ऑनर, बिल्कुल महोदय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे सारे लोग ऐसे ही होते हैं, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूँ, देखो। तो ऐसे बड़े चापलूसों के रहते देश कहाँ तरक्की करने वाला था। ऐसे लोगों को तो चौराहे पे खड़ी करके गोली मार देनी चाहिए। खैर, जो भी है, किस्मत या इतिहास को यही मंजूर था। Being merchants, the British wanted quick for profit. Their heavy taxes forced farmer to abandon their field. अब चूंकि अंग्रेज अभी तक क्या थे, मर्चेंट के रूप में ही आए थे, व्यापारी, व्यापार करने ही आए थे। तो उनको तो क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और जल्दी से जल्दी कमाना था। इस वजह से क्या किया, अब तो चूंकि कब्जा कर लिया देश के ऊपर, तो उन्होंने अपनी मनमर्जी के हिसाब से टैक्सेस बढ़ा दिए। तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय टैक्स करीब 97% पड़ता था। यानी कि आप समझिए, अगर वो कोई आदमी 100 रुपये कमाता था तो उसमें से 97 रुपीज़ तो उसको क्या करना पड़ता था, गवर्नमेंट को देना पड़ता था, ब्रिटिश को देना पड़ता था। बाकी के 3 रुपये से पूरे साल का खर्चा चलाना पड़ता था। तो आप समझ सकते हो कि उसकी क्या स्थिति होगी। ठीक। तो अब टैक्सेस इतने भारी हो गए हैं कि बेचारे जो किसान हैं खेत छोड़ छोड़ के भागने लगे, यानी कि उनको यानी उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया। अब जैसे यहाँ पे कन्वर्सेशन कर रहा है, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, कि भाई किसान ने बेचारे ने जितना भी फसल होगा सारा अंग्रेज ले गए। तो जैसे ही उसने जाके बड़े अंग्रेज अफसर से शिकायत करी तो उसने क्या कहा, यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। कह रहा कि अभी भी तेरे को उधार चढ़ा पड़ा है मेरा, अभी भी तुझे तेरी देनदारी बाकी है मेरे ऊपर। तो अगले सप्ताह तक पैसे दे दिए वरना जेल में और पटक दूंगा। देखो ये स्थिति थी हमारे बेचारे किसानों की। अब आगे क्या होता है, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट। अभी भी इनका पेट नहीं भरा अंग्रेजों का। ठीक। और वो प्रॉफिट बनाने के और नए हथकंडे ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। तो इन्होंने अपने अंग्रेजों से कहा कि भैया देखो, ऐसा है, जो भी सामान आपका अंग्रेजों का बाहर से, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से इंडिया आता है, तो उस पर किसी तरह के टैक्सेस ना लगाए जाएं। तो टैक्सेस नहीं लगेंगे तो उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी, यानी कि वो सस्ता हो जाएगा। अ गुड आइडिया, द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री। तो हुआ क्या कि ये तो मशीनों से सामान बनाते थे, तो ऊपर से टैक्सेस नहीं लगते थे, तो उनका सामान सस्ता होने लग गया और इंडियन मार्केट में भरता जाने लगा। इससे क्या हुआ कि भारत का जो मजदूर वर्ग था, जो आर्टिसन था, यानी कि जो हाथों से काम करने वाले जो लोग थे, वो जो है इन सामानों को बनाते थे लेकिन महंगे में बेचते थे। अब चूंकि सस्ता ऑल्टरनेटिव था तो लोग सस्ता खरीदते थे, और धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो चौपट होने लग गए। अब यहाँ पे कह रहा है, इनएविटेबली फेमाइन फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836 एंड 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन। कह रहा है कि ऐसे ही एक भयानक फेमाइन आया और वो भी लंबे समय तक चला, करीब 1822 से लेकर के 1836। ठीक है। तो करीब 14 साल के आसपास हमारे यहाँ पे अकाल रहा, भुखमरी रही। ठीक है। और इस ड्यूरेशन में करीब 15 लाख जो भारतीय लोग हैं वो मारे गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस। तो देखिएगा, अभी तक जो देश हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि हमारे जो कारीगर लोग थे उनका काम बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था, वो अच्छे से पैसा कमाते थे तो टैक्स भी अच्छे से दे पाते थे। लेकिन अंग्रेजों ने उनका धंधा चौपट कर दिया और उनको बर्बाद कर दिया। तो फेमाइन का तो देखिए, मैं आपको हालत दिखाता हूँ, क्या स्थिति थी हमारे देश के लोगों की। जो अंग्रेजों ने बड़े आराम से फोटोज खींची ना हमारे लोगों की, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे इंडियन लोग ही हैं। इनकी स्थिति आप देखिए, बच्चों की हालत देखिए, इंसान लग रहे हैं किसी भी तरीके से। ये हाल था भुखमरी में हमारे इंडियंस का। और अंग्रेज जहाँ पार्टी करते थे, ये बेचारे भूखे। ऐसा बुरा हाल था हमारे देश का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उन्होंने किस जो हमारे देश के लोगों का शोषण किया था। ये भी ऐसी एक फोटो है, देखिए पसलियां वसलियां सब दिख रही हैं लोगों की। क्या दयनीय स्थिति रही है। ठीक।
नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बताता है राजा राम मोहन राय के बारे में। ही वॉज बोर्न ऑन 1772 एंड डाइड इन 1833। तो इनके जो कार्य यानी कि जीवन काल में काफ़ी कुछ अच्छा हुआ था। ठीक है। तो जैसे कि राम मोहन रॉय इज़ अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। तो देखिएगा, लोगों ने आत्मसम्मान खो दिया था, अपनी संस्कृति को भूल गए थे, अपने रीति रिवाजों को छोड़ दिया था, और जो धार्मिक गुरुओं ने जो बताया बेवकूफ़ी भरी बातें उसको मानना शुरू कर दिया। ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में राजा राममोहन राय आए, और वो बंगाल में अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और उन्होंने देखा कि क्या समस्या हमारे देश के साथ है, यानी कि किस समस्या से हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं। लेट अस नॉट despise ourselves. Our ancient culture is great, and we are capable of greater achievement. We must first reform our society's superstition have been ruining us. तो आप ये देखिए, ये बताते हैं कि देखिए, हमें हमारे इतिहास के बारे में या भारतीय जो संस्कृति है उसको सोच करके शर्म महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक महान संस्कृति है। ठीक है। एंड और हम क्या है, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं, हम इस लायक हैं, क्यों, हम थे भी पहले, हमने हासिल किया था इतिहास में, और आगे भी कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, हमारी सोसाइटी को दोबारा से रिफॉर्म करना है, जागरूक करना है, और हमारे देश में जितना सुपरस्टिशन फैला हुआ है, यानी जो अंधविश्वास फैला हुआ है जो हमें बर्बाद कर रहा है, उन सबको समाप्त करना है। He told his wife Uma, cows are different of different color, but the color of their milk is the same. कि जो गाय है वो अलग अलग रंग की हो सकती है, लेकिन सभी गायों का जो दूध होता है उसका रंग सेम ही होता है। Different teachers have different opinion, but the essence of every religion is the same. ये कह रहा है कि धार्मिक गुरु अलग अलग धर्मों से संबंध रख सकते हैं, और उनकी ओपिनियन, उनकी सोच जो है वो अलग हो सकती है, लेकिन सभी जो धर्म हैं उनका एसेंस, उनका निचोड़ एक ही है, और वो क्या है, मानवता की भलाई। वो एक बात अलग है, कोई आपको पंडित जी कहते हैं लोगों को मार दो, या कोई मौलवी साहब आपसे कहते हैं कि लोगों को मार दो धर्म के लिए, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और कोई भी धर्म नहीं कहता कि किसी इंसान को कोई दूसरा इंसान मारे या उस पर अत्याचार करे। ठीक। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। और वो जो थे, राजा राममोहन राय जो थे, वो विज्ञान और नई जो नॉलेज जो अभी उनके सामने आई थी अंग्रेजों के माध्यम से, उसके प्रति बेहद अट्रैक्टेड थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। और इनका मानना था कि जो नॉलेज जो हम हासिल करते हैं वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी कि प्रायोगिक होना चाहिए, यानी कि जिसको हम आम जीवन में प्रयोग कर सकें। एंड साइंटिफिक, और साइंटिफिक होना चाहिए, यानी कि जिसको हम साबित कर सकें। ठीक है। He crossed the sea and went to England to see what made the British powerful. There he told them. अब देखिएगा हुआ क्या कि इनके अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार ये अंग्रेज इतने ताकतवर कैसे हो गए, इनके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतने ज़बरदस्त हो गए। ठीक। तो ये जानने के लिए इन्होंने क्या किया, 7 समुद्र पार किया, दैट मीन्स ये इंग्लैंड गए देखने के लिए कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये जो अंग्रेज हैं इतने ताकतवर हो गए। फिर क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पे बताया लोगों को, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर, कि उन्होंने बोला कि भाई हम मानते हैं आपको अपने राजा की तरह, यानी कि हम आपको अपना शासक मानते हैं। ठीक। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, और आपको हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, ना कि शोषण करने के एक साधन के रूप में। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओस टू हिज सब्जेक्ट। और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एक शासक की अपनी प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो देखिएगा, आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई बात आपको मुझसे शेयर करनी है, कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालिएगा। टिल देन, बाय।